जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा पॉलिटी के लेक्चर नंबर 3 रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है और ये रेलवे ग्रुप डी के फोकस कर करके और ये वीडियो को बनाया जा रहा है। थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन जल्द ही इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। आपको ये पॉलिटी जो है जो बहुत ख़त्म कर चुका हूँ। 3 लेक्चर ये चल रहा है, तीसरा लेक्चर, 2 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ, उसको आप जाके देख लीजिएगा। इसको स्टार्ट करता हूँ। राज्यों का पुनर्गठन के ऊपर ये चर्चा करेंगे आज। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ ये, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के विरोध किस समिति ने किया था और किसकी अध्यक्षता में, तो अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एसके धर थे। कौन थे? एसके धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए विरोध किया था। इतना तक में नो डाउट होनी चाहिए आप लोगों को। पुनर्गठन के लिए विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन दिया। धर आयोग के देखते हैं, धर आयोग का निर्णय क्या थी। धर आयोग की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति के ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग खारिज कर दिया था। क्या किया था इन्होंने? खारिज कर दिया था। ये कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस के जो ये अधिवेशन था, जो ये कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन एक बन सकती है। तो जयपुर, कहाँ के? जयपुर के अधिवेशन में इनको खारिज कर दिया था। वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखता हूँ। वल्लभ भाई पटेल एवं सीतारामैया जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य का तेलुगु भाषाई ने पोटी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ किया था। कौन थे ये? तो श्री रामुल्लू के नेतृत्व में, जिसे कि पोटी श्री रामुल्लू भी कहा जाता है। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था जो तेलंगाना ही बना था। ये 58 दिनों के लिए ये आन सांग पर बैठे हुए थे और 58 दिन के बाद इनको डेथ हो गया था। इसके बाद में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन लोग सोचे जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आगे चल के, जो ये मतलब देश जो है जो बंटने के कगार पर था उस समय में भाषा के लेकर के, तो इन्होंने सोचे जो राज्य के आधार पे भाषा को जारी कर देते हैं। 58 दिन के अमरण अनशन के बाद में इनको डेथ हो जाता है। 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुल्लू की मृत्यु हो जाती है। रामुल्लू के मृत्यु के बाद में प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाओं के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी है। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत का प्रथम भाषा के आधार पर पहला गठित करने वाला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश का राजधानी कर्नूल थी। कहाँ थी? कर्नूल थी। उस समय में राजधानी कहाँ पे थी? तो कर्नूल थी आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश की जो भारत के आंध्र प्रदेश जो राज्य है, जो भारत के सबसे प्रथम भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हरदयाल कुंजरू और सरदार के एम पन्नीकर थे। ये दोनों थे जो ये अध्यक्ष थे इनको भाषा के आधार पर बनाने के लिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में
पास किया गया था। इसके अनुसार भारत में 54 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। सबसे पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को गठित किया गया था। इसको मैं डिटेल से चर्चा करूंगा इसी वीडियो में। राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, जो 1953 ईस्वी में गठित की गई थी। नवंबर 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडुचेरी, यमन, चंद्रनगर और केरिकल में भारत की सौंप दी और 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि कर हस्ताक्षर हो गया। इसके बाद में इन सभी को मिलाकर पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन हुआ था। किसका था? तो फ्रांस से ये संधि हुई थी और 28 मई 1956 ईस्वी को इस संधि पर हस्ताक्षर हो गई। इसके बाद में ये केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटोरी बन गया था भारत के पांडुचेरी। भारत सरकार ने, इसको ध्यान से देखिएगा, भारत सरकार ने 28 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों की विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बन गया। किसका? भारत का ये अभिन्न अंग बना था 1961 के बाद। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य, यहाँ पे देख लीजिएगा, वर्तमान में कितना है? 28 राज्य है। इसको काट के 28 कर लीजिएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है? केंद्र शासित, ये लुसेंट का है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये लुसेंट का डाटा दिया हुआ है, जो ये पहले का डाटा है। इन्हीं संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था। तो उस प्रथम अनुसूची पढ़ा चुके हैं, उसमें इसको डिटेल से चर्चा की है। क्षेत्रीय परिषद क्या होती है? भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया जाता है। इस केंद्रीय गृह मंत्री व राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों को मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो राज्य है, जो इसको बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद 1956 ईस्वी के पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः यह संविधान निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। क्षेत्रीय परिषद जो है, जो संविधान के निकाय है, लेकिन संवैधानिक निकाय है, लेकिन संविधानिक निकाय नहीं है। संविधानिक निकाय है, लेकिन संवैधानिक निकाय ये नहीं है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जिसमें पंजाब आता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन टेरिटोरी, दिल्ली यूनियन टेरिटोरी, ये भी आती है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। कहाँ पे? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। भारत में गठित क्षेत्र परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली को मुख्यालय माना जाता है इसका। मध्यवर्तीय क्षेत्रीय परिषद को इलाहाबाद में इसका मुख्यालय मानी जाती है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद को कोलकाता में इसका मुख्यालय मानी जाती है, और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद को मुंबई में मानी जाती है, और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की चेन्नई में मानी जाती है मुख्यालय। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। एक सेकेंड। मध्य में क्या है भाई मेरे? मध्य क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ आती है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम, ये सब कहाँ आती है? तो पूर्वी क्षेत्रीय में आती है। पश्चिमी क्षेत्रीय में क्या आती है? परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य,
दमन दीव एवं दादर एवं नगर हवेली, ये संघ राज्य क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र में आती है। एक और है, ये दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य का पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में आती है। उसके बाद में छठा नंबर में पूर्वोत्तर परिषद, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था। यह 8 अगस्त 1972 ईस्वी में अस्तित्व में आया। इसके सदस्य में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित है। 1954 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो कि क्षेत्रीय परिषद में होता है, वही है जहाँ की ये क्षेत्रीय परिषद में होता है। जरा सा और इसको जूम को कम करता हूँ। भारतीय संविधान के भाग 22 भाग है और अनुच्छेद 395 है। 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूची, ये हमारे अनुच्छेद में संविधान में है। इसमें तो आप लोगों को नो डाउट होनी चाहिए। भाग 1 क्या कहती है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में, इसमें चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है जो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। 2 में क्या है, नागरिकता। नागरिकता की चर्चा है 5 से लेकर के 11 के बीच में। उसके बाद में 3 में है, भाग 3 क्या कहती है, मौलिक अधिकार, जो 12 से लेकर के 35 के बीच में। इसको आप याद रखिएगा कन्फर्म, ये क्वेश्चन बार बार आता है। उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व, ये 2 से तक कुछ हो या ना, ये 2 से पूरा कन्फर्म कंठस्थ याद होनी चाहिए। ये 2 से क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है। चौथा नंबर में है जो नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से 51 के बीच में है। कितना है, 36 से 51 के बीच में है। उसके बाद में आ गया चौथा के क है, मूल कर्तव्य 51 के 1 क में है। मूल कर्तव्य क्या है, 51 के क में है। उसके बाद में है राज्य क्षेत्र। उसके बाद में संघ आता है जो 5वां नंबर में है, 52 से लेकर के 151 के बीच में है। उसके बाद में राज्य आती है, राज्य की चर्चा चलता है 151 से लेकर के 237 अनुच्छेद के बीच में। 7वां नंबर भाग में क्या है, 7 नंबर भाग में है जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य है जो 238 निर्सित है। क्या है, 238 निर्सित है। 8वां नंबर में है संघ राज्य क्षेत्र, 239 से 242 के बीच में है। पंचायतें 243 से लेकर के 243 क से 9 तक है। उसके बाद में अनुच्छेद हम कह सकते हैं इसको, जो भाग 9 में, संविधान की भाग 9 में क्या है, तो पंचायत की चर्चा है। क्या है, पंचायत के अनुसूची कितना में पंचायत की चर्चा है, तो अनुसूची 11 में है। ये दोनों को आप गौर से रखिएगा ध्यान में। तो संघ में क्या करता है, 239 से लेकर के 242 के बीच में है। उसके बाद में है नगर पालिकाएँ, 9 के क में है जो नगर पालिकाएँ हैं, इसका चर्चा है 243 के त से लेकर 243 के यच तक। उसके बाद में है 9 के ख, ये सहकारी समितियां है। क्या है, यह सहकारी समितियां है जो 243 यज से लेकर यन तक है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो काम देगा। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 10 में, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ती है, तो इसका आर्टिकल मात्र 1 पढ़ती है जो 244 और एक 244 का क है। उसके बाद में 11 में क्या है, भाग 11 में संघ और राज्यों का बीच का संबंध की बात करता है। संघ एवं राज्यों का बीच का संबंध है जो 245 से लेकर 263 के बीच है। तीसरा नंबर में है वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और बाद 264 से लेकर के 300 के क के बीच है। उसके बाद में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम, ये भारत के राज्यों क्षेत्र का के भीतर व्यापार वाणिज्य व एवं समागत जो है जो 301 से लेकर 307 के बीच में है। भाग 14 क्या कहता है मेरे भाई, संघ एवं राज्यों का अधीन सेवाएं,
संघ एवं राज्यों का अधीन सेवाएं जो है जो 308 से लेकर के 323 के बीच में है। उसके बाद में 14 के क में है अधिकरण, तो ये है 223 के क से लेकर 223 के ख तक। निर्वाचन क्या है 224 से लेकर के 239 के बीच में है। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 360 से लेकर के 330 से लेकर 342 तक है। ये क में है भाग 16 में। भाग 17 क्या कहता है राज्य भाषा। भाग 17 क्या कहता है राज्य भाषा। 343 से लेकर 351 के बीच में है राजभाषा। और 18 क्या कहता है आपात उपबंध। ये 253 से लेकर के 353 से 360 के बीच में आता है। 353 से 360 के बीच में आता है। 353 से 360 के बीच में 52 से 360 के बीच में आता है। उसके बाद प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है 361 से लेकर के 361 से लेकर के आपको 367 के बीच में आती है। एक 20वां क्या है तो संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 में दी गई है। कितना में 368 में दी गई है। इसमें तो नो डाउट होनी चाहिए। 21 नंबर में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये सब किस में आता है 369 से 392 के बीच में। संक्षिप्त नाम प्रारंभ दिल्ली से प्राकृतिक प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये 393 से 395 के बीच में आती है। इसमें तो नो डाउट होनी चाहिए। भारतीय नागरिकता भाग 2 में है जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में है। भाग 2 से 11 के बीच में है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या चीज़ का एकल नागरिकता का प्रावधान है। उसके बाद में है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसको देखते हैं। जन्म से भी उसको हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। जैसे में हम सभी ये भारत के नागरिक हैं। अपवाद में राजनीतिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, ये सब क्या है जो इसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दूसरा नंबर में वंश के आधार पर नागरिकता। क्या है वंश के आधार पर नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उनके माता या पिता में से कोई एक भारत की नागरिक हो। तो ये गौर से देखिएगा, दोनों में से कोई एक भारत की नागरिक होनी चाहिए। अगर नागरिक नहीं है तो वो यहाँ की नागरिकता नहीं मानी जाएगी। नोट में एक बात और ध्यान से देखिएगा, जो माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा लागू किया गया है। कब 1992 द्वारा ये लागू की गई है। देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार के देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद में है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखिएगा। निम्नलिखित वर्गों पर आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ए नंबर में देख सकते हैं, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने के तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हैं, तो ये अब 5 वर्ष कर दिया गया है। वे नागरिकता जो अभी राज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, या सी में है वे स्त्रियां जो भारत से बाहर
बाहर कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी, तो ये सब क्या है जो भारत की नागरिकता ले सकती है। वे स्त्रियाँ, ये तो बता चुके हैं। डी नंबर में है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। क्या कर सकती है? भारत की ये व्यक्ति नागरिकता प्राप्त की कर सकती है। 5वें नंबर में भूमि विस्तार क्षेत्र द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे सिक्किम जो है, जो बाद में इसको भारत में मिलाया गया था, तो भारत की वो नागरिकता वो सभी को प्रदान की गई थी। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में आई थी। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किया गया था। क्या क्या है मेरे भाई, उसको ध्यान में देखते हैं। 1 नंबर में है भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति जो ही नागरिक प्राप्त की जा सकती है जिसके माता या पिता उनमें से एक नागरिक यहाँ की हो। दूसरा में जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह की थी। और 3 नंबर में है देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुके हो या पहले से यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू व असम सहित भारत के सभी राज्यों में पर लागू की गई थी। आज का ये लास्ट है क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता का अंत भी हो सकती है। कोई देश विरोध काम करते हैं तो उसका अंत हो सकता है। जैसे भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से की जा सकती है। जैसे नागरिकता का परित्याग करने से, अगर नागरिकता के खुद ही हम परित्याग कर दें तो उससे नागरिकता छीन ली जाएगी। दूसरा में है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता अगर स्वीकार कर ले तो यहाँ की नागरिकता छीन ली जाएगी। उसके बाद में है तीसरा नंबर में सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, कोई ऐसा देश विरोध काम करते हैं तो सरकार आपको नागरिकता छीन सकती है। ये सब में भारतीय नागरिकता का अंत हो सकती है। जम्मू कश्मीर राज्य का विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, और चौथा में है छात्रवृत्ति अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। इस सब से क्या होता है, नागरिकता छीना जा सकती है। आज के लिए इतना ही है। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तब तक के लिए जय हिंद।